अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं कि आप और आपके अहले खाना खैरियत से होंगे। ईरान की जानिब से एक नया फौजी डॉक्ट्राइन जो है वो मंजर आम पर आया है और इसके मुताबिक ईरानी पासदारान इनकलाब को ऑफेंसिव ऑपरेशन की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दिया गया है। साथ ही साथ अमरीका को वार्निंग दे दी गई है कि किसी भी किस्म का मिस एडवेंचर किया गया तो इसके जवाब में ईरान पूरी दुनिया में अमरीकी फौजी अड्डों पर कब्जा कर लेगा। तो क्या अब ईरान इरादा कर चुका है कि वो इस जंग को खत्म करने के मूड में नहीं है, इनफैक्ट ऑफेंसिवली ऑपरेशंस करने की तैयारी कर रहा है और तूल देने की प्लानिंग रखता है? तो एक्चुअली में हिकमत अमली है क्या ईरान की, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने आज रात 10 बजे पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बनाने की जो है वो कॉल दे दी है। इसके पीछे क्या बारीक गेम जो है वो वज़ीर आला साहब ने की है वो भी जरा जांचने की कोशिश करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे कि सिर्फ पीटीआई या दीगर जमातें ही करंट गवर्नमेंट से नाखुश नहीं है बल्कि दीगर सेक्टर्स भी काफी नाला नजर आते हैं। और पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने 15 अगस्त से ऑनवर्ड पेट्रोल पंप्स बंद रखने की हड़ताल का ऐलान कर दिया। तो इन तमाम चैलेंजेस से करंट गवर्नमेंट कैसे निपटेगी, तमाम मामला पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम, कैसे आप? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप साहिरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। नया फौज में आप तो अक्सर आपसे कहती हूँ कि ईरान शायद अब ऑफेंसिव ऑपरेशंस की तरफ जा रहा है, एक ऑफेंसिव पोस्चर इख्तियार कर रहा है और इसी किस्म का एक नया फौजी डॉक्ट्रिन भी जो है वो सामने आया है जिसमें पासदारान इनकलाब को ये हुक्म दिया गया है कि वो जारहाना ऑपरेशंस के लिए तैयारी कर लें। तो क्या इरादा रखता है बुखारी साहब ईरान? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो हमने बहुत पहले जंग के आगाज में ये कहा था कि ईरान की ख्वाहिश होगी कि ये जंग तूल पकड़े, इसलिए कि ईरान ना ही तो ग्रीनलैंड है ना ही वेनेजुएला है। उनका ख्याल ये था ट्रंप का कि वो बस एक मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे और उसके बाद ईरानियन कौम टह जाएगी और उसके ऊपर सारी जिंदगी के लिए फिर वहां पर डोमिनेंस उस इलाके के अंदर इसराइल की हो जाएगी। ये एक ऐसा ख्वाब था जिसे मैं अब एक डरावना ख्वाब समझता हूँ ट्रंप के लिए, इसलिए कि इस नई डॉक्ट्रिन ने दो तीन चीजें जो है वो वाजे कर दी हैं। एक तो ये है कि ईरान और ईरानियन कौम जंग से डरी हुई नहीं है। जी। जंग ने उन्हें डराया नहीं है। उनके नुकसान जितने भी हुए हों, ईरानियन कौम इस पर डिफेंसिव मोड में जरूर है, लेकिन वो जंग खत्म करने के मूड में कतन दिखाई नहीं देते। इसी को एक नई डॉक्ट्रिन कहा गया है और इस नई फौजी डॉक्ट्रिन में बहुत से छुपे इशारे हैं। हम कोशिश करेंगे उन इशारों को थोड़ी सी वजाहत के साथ अपने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करें। दो एक बातें जो हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। एक तो ये कि पासदारान, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ और सायरा आपको याद होगा कि असल फौजी कुव्वत वहां पर जो है वो पासदारान और उसके बाद बसीज है। और अब बसीज और पासदारान दोनों ही फोकस में हैं। ये जो ब्रिगेडियर जनरल नकवी साहब हैं, रजा नकवी, ये पासदारान के इस वक्त चीफ हैं। पासदारान, जैसा मैंने हमेशा से कहा, कि बहुत मजबूत फौजी कुव्वत का नाम है। इनको हम वैसे तो यानी इनकलाब के कस्टोडियन के तौर पर जानते हैं, लेकिन असल कुव्वत जो है, चाहे वो क्यादत के लिए हो चाहे वो ईरान के दुश्मनों के लिए हो, वो पासदारान के पास ही हमेशा से रही है जी। अगर हम सूरत हाल का एनालिसिस करें तो नकदी साहब ये कहते हैं कि अमेरिका का जंगी बजट जो है वो ईरान से 100 गुना ज्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम वो 14 मकासद जो वो लेके चढ़ाई करने आया था ईरान के ऊपर, उनमें से एक भी हासिल नहीं कर सका अमेरिका। दूसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका की जानब से जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की कभी कोशिश की गई ईरान के खिलाफ, तो इतना शदीद रद्द अमल होगा कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फौरी तौर पर हम इस खित्ते में तो दूसरे ही दिन और जहां जहां ईरान की पहुंच होगी वहां वहां अमेरिका के फौजी अड्डों पर कब्जा कर लिया जाएगा। मैं एक इशारा चलते चलते देखता चलूं कि एक वक्त में खुद इसराइल ने और अमेरिका ने ये इल्जाम लगाया था ईरान पर कि उन्होंने मिसाइल से अटैक किया है डेगो गार्सिया के अड्डे पर, जो कि 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर है ईरान से। तो दूसरा छुपा हुआ इशारा ये मैं समझता हूं कि ये जो मजबूती हासिल करने का इंदिया दिया गया है पासदारान को, और खासतौर से जिक्र किया गया है अमेरिका के जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का, तो उन्होंने ये कहा है कि दो तीन चीजें। एक तो ये कि हम जितने मिसाइल
इस्तेमाल कर रहे हैं उतने ही हर रोज की बुनियाद पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। यही हाल ड्रोन्स का भी है, यही हाल बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी है। हैविंग सेड दैट, एक बात याद रखिए कि पूरी दुनिया ये जानती है कि ईरान ने 90% तक यानी यूरेनियम जो है वो अफसूदा कर ली थी, और यही सबसे बड़ा टारगेट भी था ट्रंप का। अगर बात ये मैं मान लूं तो फिर मुझे ट्रंप के इस बयान पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि शायद ईरान एटम बम बनाने से एक हफ्ते की दूरी पर था। क्योंकि अगर ईरान की जिम्मेदार मिलिट्री लीडरशिप ये कह रही है कि जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के बाद अमेरिका सिर्फ पछताएगा, चाहे वो उसके फौजी अड्डे हों या चाहे जवाबी रद्द-ए-अमल हो जो ईरान की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद यहीं से हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, जब ईरान ये बात करता है कि मुल्क की सरहदों से ऑफेंसिव ऑपरेशंस जो कि दुश्मन की सरजमीन तक सरअंजाम दिए जाएंगे उनकी तैयारी कर ली जाए, तो क्या इसराइल तो ऑलरेडी ईरान के हदफ में है, तो फिर अमेरिका तक अपनी पहुंच और रसाई रखने का प्लान रख रहा है ईरान? देखिए, आपने इंतहाई इंटेलिजेंटली सही सिर्फ में इशारा किया है। जो अमेरिका की जंग है वो तो पूरी कौम ने डिसोन करके कह दिया कि ये नेतन्याहू की जंग है। उनके जो इत्तेहादी थे यूरोप के, उन्होंने भी कहा ये हमारी जंग नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप जो चढ़ दौड़े थे ईरान के ऊपर वो सिर्फ इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए था। उसके सहूनी माइंडसेट के नतीजे में जिस तरह एक अखंड भारत की बात हम सुनते हैं, उसी तरह से ग्रेटर इसराइल बनाने का जुनून था नेतन्याहू के दिमाग में। उस सब कुछ का तो पट्टा बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ईरान की तरफ से ये धमकी दी जा रही है कि हम इस जंग को फिर वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक भी दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए जरूरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अहमदी निजाद का वो जो बयान है कि अगर हमारी सालमियत को कभी खतरा हुआ तो इसराइल 3.5 से 7 मिनट के अंदर समय हस्ती से मिटा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये होगा। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ईरान की तरफ से कैटेगोरिकल डिनाई आया है कि हम जौहरी हथियार नहीं बना रहे हैं। वो कहते हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें इसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि जो हमने सोचा था कि अमेरिकी फौज कितनी ताकतवर होगी वो उससे कहीं ज्यादा कमजोर निकली। ठीक है। देखिए ना, जंग को सस्टेन करने के लिए अमेरिका का जो इस वक्त हाल है, चाहे तो वो असले की कमी के हवाले से हो कि जी मिसाइल खत्म हो रहे हैं, यानी इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो रहे हैं और जंग जो है उसका नतीजा उलट निकल सकता है, या इस सूरत हाल में हो कि ट्रंप को मशवरे दिए जा रहे हैं कि भाई जल्दी से यहां से निकल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बदतरीन सूरत हाल का सामना ईरान को करना पड़ा तो इसराइल का उसे खात्मा समझे, और जो उन्होंने ये धमकी दी है कि हम दुश्मन के घर तक जाएंगे, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि मैंने हमेशा ये दावा किया है कि मैं ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से शायद वाहिद जर्नलिस्ट हूं पाकिस्तान से जो 1 दर्जन से ज्यादा मरतबा ईरान गया है। बुखारी साहब, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है पहली दफा ही इतना क्लियर ईरान ने जो है अमेरिका की जानिब से जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के हवाले से बात की है, और वो उन्होंने उसका रद्दमल भी बता दिया कि ईरान की जानिब से क्या होगा। आपको लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस जो है वो ईरान तक पहुंची है कि अमेरिका के अंदर इस किस्म का कोई प्लान एटलीस्ट डिस्कस हो रहा है? देखिए, उस ट्रंप के ऊपर जो उसकी अपनी वॉर मशीनरी है, जो उसकी यानी जिसको जंगी जुनता कह सकते हैं आप, और खास तौर से जो नेतन्याहू एंड कंपनी है, वो तो प्रेशर डाल रहे होंगे कि ईरान को आखिरी सबक पढ़ाने के लिए आप जौहरी हथियार इस्तेमाल कर लें। हमने इसकी बाज़गश्त पहले भी सुनी थी, लेकिन आपने देखा कि क्या कहा गया। उन्होंने कहा ये हालात जंगे अजीम दोयम वाले नहीं है कि आप जापान के ऊपर बम मार के जाके घर बैठ जाएंगे चुप करके। इसी में तो वो छुपा हुआ इशारा जो मैं इतने लफ्जों में नहीं कहना चाहता था, वो तो उन्होंने कह दिया है कि दिस सिचुएशन इज डिफरेंट देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दैट मींस यू आर नॉट द ओनली प्लेयर। यस, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो आज की नई डॉक्ट्रिन की हम बात कर रहे हैं, इसमें छुपे हुए अमेरिका की टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग ट्रंप
हाँ। और जो उनकी जुनता है उनके लिए बड़े खुले खुले मैसेजेस। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, इन मैसेजेस के जरिए तो यही लग रहा है कि ईरान अब वो एग्रेसिव पोस्टर इख्तियार कर चुका है, और फिर ये इशारा भी रजा नकवी साहब ने दिया है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप का दौरे सदारत कायम है तब तक ईरान इरादा रखता है कि इस जंग को कंटिन्यू रखा जाए। तो बुखारी साहब, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि डेस्परेशन है कि ये जंग आज नहीं तो कल खत्म हो जाए, वो तैयार है इसके लिए कि एक तवील जंग जो है वो ईरान करने का अगर इरादा कर ले? देखिए, ट्रम्प हो या उसका यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हो, पेंटागन हो या सेंटकॉम हो, उनको ये तो पता चल गया है कि मिलिटरीली हम ईरान को ना कॉन्कर कर सकते हैं, ना उसको कमजोर कर सकते हैं। लिहाजा सफारतकारी जो है ये अमेरिका के इंटेलिजेंट लोगों की तरफ से, उनके जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये बात तो आ चुकी हुई है कि सफारतकारी को तरजीह दे। तो खुद ट्रंप ने कहा है 2 मरतबा, ये तो मार्को रूबियो ने भी कहा है कि हमारे पास अब सफारतकारी के अलावा चारा नहीं है। इसका मतलब ये है कि द रियलाइजेशन इज देयर इन पेंटागन एंड सेंटकॉम एज वेल कि जंग से तो आप ये नहीं सकते। और दूसरी बात ये, मैं हमेशा एक बात कहता था, आप भी हैरान होती थी उसके ऊपर, कि अमेरिका को जितनी बड़ी जंगें लड़ी हैं उसने वहां जूतियां पड़ी हैं, इसलिए कि वो हमेशा जंग में कूदा है बगैर किसी एग्जिट स्ट्रेटजी के। यही बात अब ईरान की तरफ से भी आ रही है कि अमेरिका बगैर किसी हिकमत अमली के ये जंग जो है वो लड़ रहा है। और यही वजह है कि 2-3 दिन के बाद जो ट्रंप है उसके अहदाफ बदल जाते हैं। कभी वो कहता है कि अच्छा कि आप अपना हुर्मस खोल दें तो जंग सब खत्म समझें और फिर हम मुज़ाकरात जो है उसके दरवाजे खोलेंगे फिर यानी नए सिरे से। और कभी वो कहता है कि जजीरा खाद जो है उसके ऊपर हम चढ़ाई कर देंगे। तो ईरान के उस जर्नैल की तरफ से ये कहा गया है, ट्राई दिस। मैं आपको याद दिलाऊं, बुखारी साहब, अब तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी और बोन ऑफ कंटेंशन भी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है बिटवीन दीज टू पार्टीज, जिसके ऊपर मुतजाद किस्म के बयानात और दावे जो है वो सामने आ रहे हैं। ईरान कह रहा है कि उनका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है, अमेरिका कह रहा है कि उनका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। तो बुखारी साहब, असल में गेम है क्या, कौन कंट्रोल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को? मेरे ख्याल से अगर हम इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात का थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, उन्होंने ईरान की फौज खत्म कर दी है, नेवी खत्म कर दी है, मिसाइल खत्म कर दिए हैं, ड्रोन खत्म कर दिए हैं, अफसूदा यूरेनियम खत्म कर दिया है, तमाम जौहरी तनसीबात खत्म कर दी हैं। तो भाई आके कब्जा कर लेना, फिर बाकी क्या बचा है? अब उन्होंने एक और बड़ा हाँ की है कि हमने पासदारान खत्म कर दिए हैं, पासदारान मुल्क से फरार हो रहे हैं। यार, इतना ब्लैटेंट झूठ बोलते हुए ना उस शख्स को शर्म आ रही है, ना उसकी कौम का गिरेबान पकड़ के पूछती है कि भाई ये किस दुनिया में रह रहे हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। ईरान में तुम्हारी इस नौयत की तमाम तर तवक्कात जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। लिहाजा टॉक सेंस कहने का मतलब यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जंग को तवालत देने की जो ईरानी यानी कोशिश कह लीजिए या जो तजवीज है वो ट्रंप को यही पैगाम देना है कि तुम तो अननब्ज हो रहे हो, हम तो अभी बड़ी तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बुखारी साहब, बड़ी सही बात की आपने कि अमेरिका अन्नव हो रहा है और उसकी मिसालें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। वो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं। कुछ यूएस सोल्जर्स ने जो अब्राहम लिंकन पर पोस्टेड थे, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की है बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 250 डेज कि वो वहाँ पर तैनात है और कोई ऑब्जेक्टिव भी ऑब्वियसली अचीव नहीं कर पा रहे। तो वो मोरल बहुत डाउन हो रहा है अमेरिकी फौज का। देखिए, 2-3 बातें इस हवाले से और भी कही जा सकती हैं। एक तो ये कि खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है और जो 2-3 मरतबा बॉडी सैक्स वापस गए हैं मुल्क में, वहाँ जिस किस्म के जज्बाती मनाजर देखे गए हैं उन फौजियों के वारसैन की तरफ से, तो वो सब कुछ एक मुंह बोलता सबूत है कि इस जंग को अब अवामी सतह के ऊपर पजीराई हासिल नहीं है। तो हैविंग सेड दैट, देखिए 2-3 बातें जो है और वाजे हो गई हैं। ईरान के मोहसिन रज़ाई साहब जो है वो ये कहते हैं कि हमारी शर्तें तो बहुत सी हैं, 6 शर्तों का उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि इनमें से इन 3 बुनियादी शर्तों पर अगर अमल दरामद ना हुआ तो आबनाए हुर्मस खुलने का ख्वाब देखना तो भाई आप छोड़ दें। ठीक है। और उनमें से उनका जो है बिल्कुल वो वाजे है कि एक तो यहाँ से आप हम ईरान के तमाम असासे जो मुंजमद है उनको रिलीज करें। दूसरा ये कि आबना हुर्मस का नाकाबंदी जो आपने की हुई है वो खत्म करें। और तीसरा ये कि इस पूरे खित्ते में जहां जहां अमेरिकी फौजी डिप्लाई हैं उन सबको आप घर ले जाइए।
और अभी बिल्कुल आपने ठीक है जो बुखारी बात की, साहब, जिस पावर के साथ अमेरिका इस जंग के अंदर घुसा था अब वो नजर भी नहीं आ रही है और ईरान अब इनफैक्ट डिक्टेटिंग पोजीशन में नजर आ रहा है। सूरत हाल सलीम बुखारी साहब के तजिए से आपने जानी। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। कुछ दिन पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि अगर मंगल और जुमेरात के दिन हमारी बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई तो मुल्क के हर चौक को डी चौक बना देंगे। अब जबकि मुलाकातें नहीं हुई हैं। जी बुखारी साहब, वैसे बड़ी फनी बात है कि हमेशा 14 अगस्त की रात तहरीक इंसाफ चुन लेती है और फिर उसमें बड़ी चालाकी से वज़ीर आला साहब कहते हैं कि हर चौक में पाकिस्तान का परचम लेकर और फिर पीटीआई का परचम लेकर आपने निकलना है और बानी की रिहाई के लिए निकलना है, बानी से मुलाकातों के लिए निकलना है। तो बुखारी साहब, ये कैसी गेम है पीटीआई की कि क्या जो लोग जश्न आज़ादी के मार्च में भी निकलेंगे उन्हें भी पीटीआई अपनी ही रोड पावर के तौर पर पेश करेगी? भाई मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप और क्या तवक्को रखते हैं उनसे। जब उनके कहने पे लोग नहीं निकल रहे हैं तो फिर ये 14 अगस्त जैसा इवेंट जो है, जो कल रात से शुरू हो जाएगा, बल्कि आज रात से शुरू हो जाएगा, के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत उनको कर लेने दें। अपनी जो यानी जो अपनी तस्कीन तबाह है वो कर लेनी चाहिए। पिछले मरतबा भी हमने देखा था, ऐसी ही कोशिश की गई थी, लेकिन कौन निकला था, कितने लोग निकले थे, वो सबके सामने है। असल में ये थोड़ा ये गौर करने की जरूरत है कि ये अचानक 27 सितंबर से पहले ये हर चौक को डी चौक बनाने की ख्वाहिश पैदा क्यों हुई है। जी। आपको याद होगा कि उनकी इस तकरीर के ऊपर बहनों की तरफ से बहुत शदीद रद्द अमल आया था और अली इमरान खान ने ये कहा था कि ये इतनी लंबी लंबी डेटें क्यों दी जा रही हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ये एक कोशिश है कि बहनों को ये पैगाम जाए कि नहीं, जैसा आपने कहा है, हमने तो जल्दी जल्दी में आज 13 और 14 की रात जो है वो चुन ली है। देखिए बात है कि ये जो अभी भी वो जो हड़बौंग मार रहे थे कि 20 लाख बंदा लेके आएंगे, 20 लाख बंदा तो कभी इमरान खान साहब के अपने जलसों में कभी नहीं इकट्ठा हुआ, ना उनके लॉन्ग मार्च हुआ। ये कौन सी दुनिया में बसता है ये चीफ मिनिस्टर? ये हर दूसरे दिन ये साबित करता है कि आई एम नॉट ए चीफ मिनिस्टर स्टफ। ये वही स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ से बेतुकी हांकी जा रही हैं और तरीके इंसाफ को भी एम्बैरस किया जा रहा है। तरीके इंसाफ की जो सेम लीडरशिप है उसको भी एम्बैरस किया जा रहा है और कारकुनों तक जो पैगाम जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने बावजूद निकलने से इनकार किया है, क्योंकि जिन लोगों ने 9 मई किया था, जिन लोगों ने 26 नवंबर किया था, जिन लोगों ने लाहौर के 2 मरतबा यानी क्लैश के लिए आने की कोशिशें थी, चाहे वो अलीमीन गंडापुर थे, चाहे वो शेर अफजल मरवत थे, तो ये सारा कुछ उनको पता है कि लोगों ने नहीं निकलना है, मगर नारा मारना। आप मुझे बताइए क्या इज्जत रह जाएगी अगर उस दिन 20,000 लोग भी लेके वो इस्लामाबाद ना आ सके, तो क्या मुंह दिखाएंगे वो जर्नलिस्टों को भी जिनके सामने ये नारे मारे गए हैं और अपनी पार्टी के वर्कर्स को भी। ये यानी इतना भी इदराक उनको नहीं है कि अब लोगों के निकलने की सूरत हाल वो नहीं रही है जो कभी खान साहब के दौर में थी या खान साहब के इक़्तिदार के से हटने के फौरन बाद थी। और उसकी भी वजूहात है। देखिए, एक तो ये कि पार्टी उस तरह से एक पार्टी नहीं है जिस तरह से खान साहब के जेल से बाहर होने के वक्त थी जी। उसके बाद पार्टी के अंदर इतने शदीद छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं थे जितने हम आज देखते हैं। अभी तो खुद पीटीआई की लीडरशिप इकरार कर रही है, चाहे वो शफीक जान है, चाहे वो कोई भी है, वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत शदीद इख्तिलाफात और ग्रुपिंग है। और वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा फोकस ये होना है कि उस ग्रुपिंग्स को खत्म किया जाए और पार्टी को मुत्तहिद किया जाए। जो इंटरनल चैलेंज है वो तो इनसे मीट नहीं हो रहे हैं, चले वो पूरा मुल्क पता करने के लिए। तो ये इस तरह की तो जो यानी बेतुकी कह लीजिए आप, या बगैर सोचे समझे जो इस किस्म की डेडलाइन दी जाती है, फिर उसका जो नतीजा निकलता है वो आपके सामने है। अब वो ये फरमा रहे हैं, जब सुहेल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि 27 सितंबर की जो कॉल है वो एक डरावना ख्वाब बन चुकी है करंट गवर्नमेंट के लिए, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर वो प्रेशर है इस तहरीक का? हाँ, मैं समझता हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सारी लीडरशिप मुल्क से फरार हो गई है इस खतरे के तहत, इस धमकी के तहत। इतना डर गए हैं वो कि कोई भी पाकिस्तान में नहीं संभाले। यार ये कौन सी विजडम है, ये कौन सी सियासत है कि आप सिर्फ नाराबाजी के जरिए अपनी पार्टी के जो अहदाफ हैं वो हासिल करना चाहें, या अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की हड़बौंग मारें। इससे स्वयं एम्बैरेसमेंट की कुछ नहीं होगा। जो बात करनी चाहिए, जिसकी तरफ एहसन इकबाल ने भी इशारा किया है कि भाई अगर आप सीरियसली चाहते हैं कि बानी जेल से बाहर आए, अगर आप चाहते हैं
कि पार्टी जो है वो दोबारा इक़्तिदार में कभी आ सके, तो उसके लिए पॉलिटिकल ऑप्शन जो है वो अपनाए जाएं। आप बैठे हुकूमत वक्त के साथ बैठे, दो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, क्योंकि जिस तीसरे से आप बात करना चाहते थे वो तो आपसे बात करने पर राजी नहीं है। बुखारी साहब, आपको लगता है कि करंट गवर्नमेंट भी संजीदा है मुज़ाकरात के लिए, या सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं? क्योंकि मुलाकात एटलीस्ट फैमिली से तो करवा के गुडविल का जेस्चर दिया जा सकता है। देखिए, ये बात मैं आपकी बहुत हद तक इससे मुतफिक हूँ, लेकिन अगर आप धमकी दे के चाहते हैं कि मुलाकात होगी तो नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ आपको कि नहीं होगी। ये इन्होंने खत्म ही इसलिए कराई है कि हर नए दिन अडाला जेल के बाद एक नई धमकी दी जाती थी। यहाँ तक तो कहा गया कि हम आगे और जेल तोड़ के ले जाएंगे खान साहब को, तो कौन मिलने देगा? लेकिन बुखारी साहब, बहनों के लहजे में तो काफी नरमी थी। वो तो यहाँ तक कह रही थी लीमा खान साहिबा कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, गारंटी देते किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे बाहर आकर। मगर सायरा, ये गारंटियां तो पहले भी दी गई थी। ये गारंटियां एक से ज्यादा बार दी गई थी और हर बार उनकी वायलेशन हुई। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो इन ऑफर्स में संजीदा थे तो फिर वर्कर्स को अडाला जेल काहे के लिए बुलाते थे? वो काहे के लिए कहते थे कि यहाँ आ जाएं जेल तोड़ के, हम खान साहब को ले जाएंगे? तो कहने का मतलब है कि ये सूरत हाल भी खुद उनकी पैदा करता है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया, बल्कि मैं कहूंगा कि रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि इन धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ये एटीट्यूड सिर्फ इस एक मामले में है। दहशतगर्दी के हवाले से देखे तो रियासत हैज रिफ्यूज्ड टू बच। उनका चुन चुन के मारेंगे जो नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तैयार है कि ना तो झुकेंगे इनके सामने, और फिर एट द सेम टाइम हम जब ये देख रहे हैं कि पीटीआई भी जो है वो मुजाहमत की सियासत के ऊपर उतरी भी है, तो ऐसे में कोई मुज़ाकरात, कोई जो है वो पॉलिटिकल स्पेस निकलती देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो बहुत तवक्को थी कि पार्टी की सेम लीडरशिप जो है वो इनिशिएट करेगी डायलॉग विद द गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि लीडरशिप डिवाइडेड है। लीडरशिप में पुरानों की नयों की बहस है, लीडरशिप वकला के ग्रुप्स हैं, लीडरशिप में पार्टी में फैमिली के दो ग्रुप बने हुए हैं। हर एक पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताऊं, नारेबाजी की हद तक तो ठीक है, चाहता कोई नहीं है दिल से कि पानी बाहर आए, क्योंकि उनकी अपनी चौधराहटें जो है वो एट स्टेक है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कुछ और भी सेक्टर्स हैं जो हुकूमत वक्त से काफी नाराज दिखाई देते हैं। उन पर ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो चुके हैं, और उसके बाद 15 अगस्त को कॉल दी है पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने कि वो मुल्क भर में हड़ताल करेंगे और पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए। बुखारी साहब, शहबाज गवर्नमेंट के लिए तो मसले बढ़ते जा रहे हैं, आपको लगता है कि इन तमाम मामलात से वो डील कर पाएंगे? देखिए, प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है, और प्रेशर बढ़ रहा है उनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से। प्रेशर बढ़ रहा है उनकी अवाम का खून निचोड़ने की पॉलिसियों की वजह से, चाहे वो पेट्रोलियम डीलर्स की है और हुकूमत के मुज़ाकरात हों, या जो डीलर एसोसिएशन है पेट्रोल, उनके मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा हो। सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर मेरे ख्याल से ब्लॉक हो गई है हर सारी सूरत हाल, वही है कि वो कहते हैं कि हर रोज कीमतों में रद्दोबदल करने का फैसला जो है, खुदा के लिए इसको वापस लें। हम कई मरतबा अपने प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आप सुबह को सो के उठकर आपको पता चले कि पेट्रोल की कीमत में चेंज नहीं हुई है, और चेंज आपके हक में बहुत कम होती है। तो आपने देख लिया होगा, हमेशा कोई ना कोई नया जवाब पैदा करके, कोई ना कोई नई इस्तेलाह करके अवाम का खून निचोड़ने की कोशिश की जा रही है। 4 रुपए 75 पैसे बढ़ा देते हैं, 1 रुपए 6 पैसे कम करके कहते हैं कौम पर पूरा एहसान किया है। तो ये सूरत हाल बदतरीन होने जा रही है। अगर हुकूमत ने रिस्पॉन्ड ना किया तो 15 अगस्त को जब पेट्रोल पंपों से लोगों को पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, तो जरा आप सोचिए सही, लाइफ विल कम टू ए हॉल्ट। कैन द गवर्नमेंट अफोर्ड इट? द आंसर इज नो। लिहाजा उनको चाहिए, वो जो मिनिस्टर हैं अली परवेज साहब, उनको चाहिए कि जिद ना करें। उन्होंने जो 72 घंटे की डेडलाइन दी थी पेट्रोलियम डीलर्स ने, उस पर गुस्से होने की बजाय उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं, वो आप ये कह रहे हैं कि रोज का रद्दोबदल दुनिया में कहीं नहीं होता है।
बुखारी ये साहब, हमारे अमेरिका यहाँ जैसे मुल्क में भी ग्लोबल मार्केट ही रेगुलेट कर रही होती है लोकल मार्केट को, लेकिन मसला तो बुखारी साहब यहाँ पर आता है ना कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब आलमी मार्केट में 7-8% तक कमी होती है तो यहाँ सिर्फ 1 रुपया जो है वो कम किया जाता है। वो जो वो जो कीमत बढ़ने का जहाज है वो तो 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाता है, और कीमत कम होने का जहाज जो उसको 24-24 दिन भी लग जाते हैं बाजू का, क्योंकि ये एक जवाब मुहैया करता है हुकूमत को माल इकट्ठा करने का। मैंने पहले भी आपसे कहा तो सारी जो शॉर्टेज थी, जो टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकी थी, उसको पूरा करने के लिए जंग को जवाब बना के पेट्रोलियम के हवाले से जो कुछ माल कमाया गया उसने अवाम की जिंदगी अजीवन कर दी है। 400 रुपए से तो पेट्रोल है ना, आप जरा खुद देखिए, दुनिया के किसी खित्ते में ये नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि अब तो गुड्स ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक है, सूबाई और वफाकी हुकूमतों से उनके मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं, और उनकी जो डेडलॉक है मुज़ाकरात में, उसकी वजह से ये हड़ताल 6ठे रोज में दाखिल हो गई है। तो ये तो जैसा मैंने कहा कि टोटल हॉल्ट की तरफ सूरत हाल बढ़ रही है। शहबाज हुकूमत के पास और खासतौर से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि वक्त की नज़ाकत का एहसास करें और इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। हर चीज को रेजिस्ट करके या कुव्वत का इस्तेमाल करके कभी भी अपने मर्जी के मुताबिक मोड़ा नहीं जा सकता। ये मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है। तो बुखारी साहब, इस डेडलॉक के बाद चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो फलों सब्जियों का मार्केट तक पहुंचना, उनकी कीमतें इंक्रीज होना, ट्रांसपोर्ट के किराए इंक्रीज होना, ये जो भी मामलात हैं ये तो डायरेक्टली अवाम को इफेक्ट करते हैं। तो अवाम क्या अब महंगाई के लिए फिर से तैयार हो जाए? देखिए, मुतालबा जो है डीलर एसोसिएशन का वो था कि पेट्रोल डीलर कहते हैं कि जो मार्जिन है हमारा उसे 8% तक बढ़ा दें, और जिसमें ₹1.34 इजाफे की यकीन दहानी करवाई गई थी। हुकूमत अपने वादे से मुकर गई। तो कहने का मतलब ये कि ये तो सूरत हाल को और ज्यादा बदतर करने की कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो हमारे परवेज वजीर साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों एज वजीर आजम। उनकी जिम्मेदारी है कि वो सूरत हाल को और बदतर होने से बचाएं हर सूरत पर। हर मामला अनाज के साथ नहीं हल हो सकता। आपको गुंजाइश रखनी चाहिए कि ये भी लोग जो आपसे मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तानी है, ठीक है। ये कोई दुश्मन। लेकिन बुखारी साहब, ये 8% तक बढ़ाने का अपना मार्जिन, ये डिमांड भी किस हद तक आप समझते हैं कि जस्टिफाइड है? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये 100% जस्टिफाइड है, लेकिन इसको नेगोशिएशन के जरिए हल तो करना जरूरी है या नहीं है। और ये जिम्मेदारी है, ये सिर्फ हुकूमत की है, क्योंकि अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो सफर कौन करेगा? इनको फर्क नहीं पड़ता है, इनकी गाड़ियों में पेट्रोल बढ़ता रहेगा। फर्क पड़ेगा गरीब आदमी को, फर्क पड़ेगा कॉमन आदमी को, फर्क पड़ेगा मुझे और आपको। इसीलिए तो उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो बुखारी साहब, इस तरह तो फिर गवर्नमेंट ब्लैकमेल ही होती रहेगी तमाम तर टोलों के, जो कल को कोई और उठ जाएगा सेक्टर और वो बात करने लगेंगे कि हमारी ये डिमांड पूरी करें वरना हम फलानी चीज जो है वो उसको कंप्लीट ब्लॉकेट कर देंगे। वहां पर जमहूरी मुआशरे में मुतालबात होते रहते हैं, मुतालबात कुछ पूरे भी कर दिए जाते हैं, कुछ पूरे नहीं भी होते हैं। बार्गेन किसको कहते हैं कि आप 10 चीजों का मुतालबा करें, 3 लेके बाकी 7 के ऊपर जारी रखें मुज़ाकरात। गिव एंड टेक के बगैर तो कोई मसला हल नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, इन दोनों साइड्स के अपने इंटरेस्ट में भी सवाम रही है। और एक और खबर ये भी है कि समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों में भी अगले 3 माह के लिए इजाफा होने जा रहा है। इन तमाम तर खबरों के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।